भारत का सबसे बड़ा जालसाज नटवरलाल बिहार का सिवान जिला और इस जिले से 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाला गांव जीरादेई जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, लेकिन इसके बाद इस गांव का नाम नटवरलाल की वजह से सुर्खियों में आया। वैसे भी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन भी आते हैं। फिलहाल वह जेल में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक बड़े ठग नटवरलाल की। उसके दिमाग का डिजाइन न जाने ऊपर वाले ने किस तरीके से बनाया था। जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसके बावजूद ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जिसे जो भी सुनता है हैरान रह जाता है। और हमारे आज के इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहना। आज हम लेकर आए हैं नटवरलाल की पूरी कहानी। नटवरलाल के पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था। वे रेलवे में एम्प्लॉय थे और जीरादेई में ही रहते थे। यहीं इनका जन्म हुआ था और स्कूल की शिक्षा भी यहीं हुई। नटवरलाल के गांव जीरादेई में आज भी लोग उसका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। उसे या तो मिस्टर नटवरलाल कहकर पुकारते हैं या फिर मिथिलेश बाबू, क्योंकि उसका असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। जीरादेई एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। इसी रेलवे स्टेशन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और वह फाइनली राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जब नटवरलाल ने दिल्ली की जो ट्रेन पकड़ी तो देश के अलग अलग 9 जिलों में पहुंच गए। नटवरलाल के बारे में उसके गांव वाले कहते हैं कि जब वह आखिरी बार अपने गांव आया तो 3 गाड़ियों के काफिले में आया था। उसके आने पर सारे गांव के लोगों के लिए खाना बनवाया गया और जाते जाते उसने हर एक गांव वाले को 100 रुपए दिए। उसके गांव में लगभग हर व्यक्ति यही कहता है कि नटवरलाल ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। यही वजह कि सारे गांव में उसे मिस्टर नटवरलाल या फिर मिथिलेश बाबू कहकर बुलाया जाता है। नटवरलाल के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। साल 1996 में वह कानपुर की जेल में बंद था और चलने फिरने से लाचार था। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल की थी। व्हीलचेयर पर चलता था या फिर कोई उसे गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया करता था। बीते 15-20 दिनों में उसकी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। वह चलने फिरने में से भी लाचार हो गया था। इस ड्यूरेशन में शायद ही किसी ने उसे अपने पैर पर खड़े होकर चलते देखा होगा। उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराना था। अदालत से परमिशन मिल जाने के बाद नटवरलाल को कानपुर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया गया। उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। 3 पुलिस वाले उसके साथ थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे व्हीलचेयर से उतारकर वहां मौजूद पैसेंजर सीट पर बैठाया गया, जहां बैठते ही वह लेट गया। पहला पुलिस वाला एम्बुलेंस और दूसरी चीजों का इंतजाम करने के लिए चला गया। दूसरा पुलिस वाला किसी और काम से चला गया। तब नटवरलाल ने तीसरे पुलिस वाले से कहा कि मुझे चाय पीनी है। वो चाय का इंतजाम करने के लिए चला गया, लेकिन जब लौटकर वापस आया तो वह हैरान हो गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे पुलिस वाले भी लौट कर आए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 84 साल का नटवरलाल एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। उसके बाद से लेकर अब तक किसी ने भी नटवरलाल को नहीं देखा। देश भर के 8 राज्यों में नटवरलाल के ऊपर 400 ठगी के मामले दर्ज हैं और 400 मामलों में नटवरलाल के 52 नाम सामने आए। मतलब इतने अलग अलग नामों के साथ उसने लोगों के साथ ठगी की, लेकिन उसकी ठगी के काम की शुरुआत उसी समय हो गई जब वह स्कूल में पढ़ाई करता था। ये मैट्रिक में एक बार फेल हुआ तो पिताजी ने डांट लगाई। एक बार इनके पड़ोसी ने इन्हें बैंक में जमा करने के लिए बैंक ड्राफ्ट दिया। इन्होंने पड़ोसी के सिग्नेचर को कुछ इस तरह कॉपी किया कि बाद में 2 से 3 बार पड़ोसी के खाते से 1000 रुपए निकाल दिए। ये तो थी इनकी ठगी की शुरुआत। लेकिन एक दिन उनके पड़ोसी को पता चल गया और उन्होंने इनके पिताजी से शिकायत की और पिताजी ने नटवरलाल की पिटाई कर दी। तो वह गुस्से से घर छोड़कर कोलकाता भाग गए। कोलकाता जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी की। वह सेठ के बेटे को ट्यूशन दिया करता था, साथ ही वकालत की पढ़ाई भी किया करता था। नटवरलाल ने अपने सेठ से फीस भरने के लिए पैसे मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। इसके बाद इसने सेठ को कॉटन के बिजनेस का लालच दिया। उससे लगभग 4.5 लाख का चूना लगाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। ऊपर वाले ने नटवरलाल को जो नेचुरल टैलेंट दिया था, उसने उसको अपने ठगी के काम में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था, जो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता था। किसी के भी सिग्नेचर आसानी से कॉपी कर लेता था। अपने नाम के साथ अपने फेस बदलने में भी माहिर था। उसने ठगी ज्यादातर नकली सिग्नेचर के जरिए की। इसके अलावा चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे हैं। वह अखबार पढ़ने के शौकीन नहीं बल्कि अखबार के कीड़े थे। वह हर खबर को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता था। डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उसने ठगी की। उसका एक नमूना उस समय एक फाइनेंस मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उसने ठगी की। सीमा से दरअसल उसने अपने आप को नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बताया और कनॉट प्लेस की एक घड़ी की दुकान में पहुंचकर उसने कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग है, जिसमें नारायण दत्त तिवारी की तरफ से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 90 घड़ियां भेजनी है, तो महंगी घड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने महंगी घड़ियां दिखाई। उसने कहा कि हमें डिलीवरी नारायण दत्त के दफ्तर के बाहर नॉर्थ ब्लॉक में चाहिए। अगले दिन नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर के पास नेताओं के बीच में नटवरलाल पहुंच गए। उन्होंने घड़ी की डिलीवरी ली और एक ड्राफ्ट दे दिया।
उसके बाद नटवरलाल डिलीवरी देने गए शख्स को नॉर्थ ब्लॉक में घुसते हुए दिखाई दिया। दुकानदार की गाड़ी वहां से चली गई। इसके बाद वह चुपचाप वहां से निकला और घड़ियां लेकर रफू चक्कर हो गया। दुकानदार को 2 दिन बाद पता चला जो ड्राफ्ट नटवरलाल ने दिया था वह फर्जी था, उसमें कोई पैसा था ही नहीं। एक बार जब नटवरलाल जेल में था तो उसकी पत्नी उसे लगातार खत लिखा करती थी, मगर वह अपनी पत्नी को जवाब ही नहीं देता था। जब 7-8 खत पत्नी के आ गए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगला खत जेलर साहब खुद लेकर नटवरलाल के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारी पत्नी इतने खत लिखती है, तुम एक का भी जवाब नहीं देते, ऐसा क्यों? तो उसने सोचा पत्नी को भी एक जवाब दे ही देना चाहिए। पिछले खत में पत्नी ने पैसों की कमी और खेतीबाड़ी की समस्या के बारे में लिखा था। खेत सूख रहे हैं और कोई जोतने वाला नहीं है। नटवरलाल अच्छे से जानता था कि जेल में किसी भी कैदी को खत आए या कैदी जेल से खत लिखे तो उसे जेल प्रशासन पढ़कर वेरीफाई करता है। उसके बाद वह जेल से बाहर जाता था। तब नटवरलाल ने अपनी पत्नी को जवाब लिखा कि खेत में इस जगह पर काफी मात्रा में सोने के गहने दबे हुए हैं, तुम उन्हें निकाल देना और इसे बेचकर अपना खेतीबाड़ी का काम कर देना। इस खत को जब जेल प्रशासन ने पढ़ा तो नटवरलाल की पत्नी तक यह बात बाद में पहुंचा। पहले पुलिस पहुंच गई और वह नटवरलाल के खेत में गड़े हुए जेवर की खोज करने लगी। पूरा खेत जोतकर रख दिया गया मगर कुछ नहीं मिला। इसके बाद लगभग 15 दिन बाद जेल में एक और खत आया। इसमें लिखा हुआ था कि जेलर साहब का शुक्रिया, जिसकी वजह से हमारे खेत की जुताई हो गई और अब फसल भी अच्छी होगी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह एक बार इसे कानपुर की अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया। तब जज ने नटवरलाल से पूछा, मिथिलेश तुम इतनी ठगी कैसे कर लेते हो? तो जवाब में उसने जज साहब से कहा कि जज साहब आपके पास 1 रुपए का सिक्का है क्या? तो जज साहब ने कहा हाँ है, और एक सिक्का निकालकर उन्होंने नटवरलाल को दे दिया। नटवरलाल ने वो पैसा अपनी जेब में रख लिया और जब जज साहब से कहा बस इसी तरह लोग अपना पैसा मुझे दे दिया करते हैं, और उसके बाद वह अदालत से बाहर आ गया। लेकिन उसने जज साहब के पैसे वापस नहीं किए। अपने जीवन काल में उसने जितने भी कारनामे किए उनमें से एक बार संसद भवन को बेचना और राष्ट्रपति भवन को बेचना भी शामिल है। 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को बेच दिया। ये सारी कारस्तानी उसने बाकायदा लीगल दस्तावेज के जरिए की है। इन प्रॉपर्टी के तमाम पेपर उसने फर्जी तौर पर तैयार करवा लिए। इसके अलावा टाटा अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी चूना लगाया। उसने अपनी ठगी के कुल करियर में 400 लोगों का शिकार किया। लगभग 125 के करीब उस पर मुकदमे दर्ज हुए। उनमें से केवल 19 मुकदमों का फैसला आया था, जिनमें से अलग अलग कोर्ट ने उसे कुल 113 साल की सजा हो चुकी थी, जिसमें से केवल उसने 20 साल ही जेल में सजा बिताई। इस दौरान उसे केवल 9 बार ही गिरफ्तार किया गया और अलग अलग जेलों में रखा गया, जिनमें यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की जेलें थी। कुल 9 गिरफ्तारी में उसको पहली बार पहले मामले में ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बाकी 8 बार वह पुलिस वालों को चकमा देकर भाग चुका था। कभी अपाहिज बनकर भाग गया तो कभी पेशी के दौरान भाग गया। यह बार बार अलग अलग तरीकों से पुलिस की कस्टडी से भाग जाता था। एक बार इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आप जेल से भाग कैसे जाते हैं, तो उसने बड़ा फनी सा जवाब दिया कि मैं भागता नहीं हूँ, बल्कि पुलिस वाले खुद ही मेरे लिए दरवाजे खोल देते हैं। कभी जेल का दरवाजा खोलते हैं तो कभी गाड़ी का, और बोलते हैं कि जाओ तो मैं चला जाता हूँ। इसके बाद 2009 में नटवरलाल के वकील ने कहा नटवरलाल की मौत हो चुकी है, इसलिए उस पर चल रहे सभी केसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने इसका सबूत मांग लिया। तब बताया जाता है कि नटवरलाल के परिवार में उनकी एक बेटी है जिसके पति आर्मी में है, जो कि गोरखपुर में रहती है, और जिलादेई गांव में ही नटवरलाल के भाई रंगा प्रसाद जी श्रीवास्तव रहते हैं। उनका कहना था कि साल 1996 में ही दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागने पर ही नटवरलाल की मौत हो गई थी। रांची में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन तमाम बातों की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन अगर खबरों की माने ये बात सच थी कि नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। बाद में इसे मानते हुए अदालत ने उस पर चल रहे तमाम मामलों को खत्म कर दिया। कैसी लगी आपको नटवरलाल की कहानी, हमें कमेंट में बताना। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।